बिलावल साहब का ये नारा था, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, ये जलसे में नारा था, तो उस वक़्त वो भी क्या इसी गद्दारी में आता था, राह में आता था, क्या था वो? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज भी जो मोदी का यार होगा वो इस मुल्क का गद्दार होगा। कोई भी लीडर आज भी आके अगर मोदी के साथ बैठेगा तो बिल्कुल हम उसे गद्दार कहेंगे। जब इंडिया ने दफा 370 खत्म की और मकबूजा कश्मीर में वो कार्रवाई की, तो क्या किया था बाजवा साहब ने जी? 3 महीने बाद जंगबंदी कर ली कि जी वो उन्होंने ये कहा कि हम तो लड़ने के काबिल नहीं, हम लड़ने के काबिल नहीं, जंग लड़ने के वो काबिल नहीं है। हिंदुस्तान में उन्होंने जल्दी 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 मैन पावर प्रोड्यूस किया जो इस शोबे में चला गया और फायदा ही फायदा हुआ। आज उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि मैं फिगर जानबूझ के कोट नहीं कर रहा। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान की भिखारी लूली लंगड़ी फौज जो निहत्ते पीओके और बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करती है, वे भारत से 300 बार जंग करेंगे, पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री काकर का कहना है। पहले तो समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये फौज है या आतंकी, और पाकिस्तान मीडियम में पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठ जाते हैं, वहां पर बैठकर अनाप शनाप बोलते रहते हैं भारत के ऊपर। पाक मीडिया में बैठा एक जाहिल पत्रकार जिसको दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो इंडियन आर्मी को गंदा खाना मिलता है बोल रहा है, जबकि हमारे फौजियों को बेहतरीन से बेहतरीन खाना सर्व किया जाता है। ये आप और हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, भिखारी पाकिस्तानियों को ईरान ने फ्री वीज़ा नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए, जबकि 33 देशों को समेत भारत को वीज़ा फ्री मिला है दोस्तों, भारत के लोगों के लिए। जब तक ये आतंकवाद फैलाएंगे तब तक दोस्तों इनको अपने देश में कोई नहीं बुलाएगा भीख मांगने के लिए। जरदारी साहब को 14 साल या 12 साल या 10 साल जेल में उसने रखा, जो आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी था साबका हुकूमत में। तो उसके मुतल्लिक भी जरदारी साहब जो अल्फाज कहते थे, जो बिलावल साहब अल्फाज कहते थे, जो बिलावल साहब का ये नारा था, मोदी का जो यार है गद्दार है, ये जलसे में नारा था, तो उस वक़्त वो भी क्या इसी गद्दारी में आता था, राह में आता था, क्या था वो? मैं समझता हूँ कि या वो सियासी नारा था? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज भी जो मोदी का यार होगा वो इस मुल्क का गद्दार होगा। कोई भी लीडर आज भी आके अगर मोदी के साथ बैठेगा तो बिल्कुल हम उसे गद्दार कहेंगे। नवाज शरीफ के घर शादी में बैठा था, शादी भी आ गया था। नवाज शरीफ साहब अब भी ये बात कर रहे हैं कि किसका जमाना था कि जब भारत के वज़राए आज़म आया करते थे, हमें खित्ते में अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, हमसाये कभी तब्दील नहीं होते। तो ये तो अब भी वो ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, उनकी ख्वाहिशात होंगी। अगर कोई चीज हमारे मुल्क को बेहतरी ले जा सकती है, अगर इक्वल बेसिस पे बगैर हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट किए पाकिस्तान की, अगर हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर इंडिया सुधरने को तैयार है, अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने से हटने को तैयार है, तो फिर तो बातचीत हो सकती है। कौन सी साजिशें हटने को तैयार है? उनकी रहे और हम उनसे शादी बैठे, तो मेरे ख्याल से तैमूर भाई, अच्छी बात नहीं होगी। आज के दिन तक जितने हमले हुए हैं उसमें बराहे रास्त उनका तल्लक निकला है हमारे दारों की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां से या अफगानिस्तान से, और राह जो है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलवस है। तो फिर कैसा मामला? इसके बाद भी कोई बात रह जाती है? इसलिए तो जनाब आपको कह रहे हैं कि आज भी इन सेटलमेंट्स के बगैर अगर कोई बैठेगा मोदी के साथ, तो हम यही कहेंगे जो हम पहले कहते थे। वो बाजवा साहब के बीच में एक बात मुझे दोबारा याद आई कि वो तो एक मोहरत है ना। देखिए, उन्होंने जब इंडिया ने दफा 370 खत्म की और मकबूजा कश्मीर में वो कार्रवाई की, तो क्या किया था बाजवा साहब ने जी? 3 महीने बाद जंगबंदी कर ली। वो जंगबंदी का कौन सा वक्त था? और ये अखबार नवीसों से कहते रहे, मोतबर अखबार नवीस कहते, मैंने तो उनसे मिलना छोड़ दिया था कि जी वो उन्होंने ये कहा कि हम तो लड़ने के काबिल नहीं, हम लड़ने के काबिल नहीं। वो इंडियन फौज में खुदकुशी के वाकयात होते हैं, अफसरों और जवानों के ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो खाने को रोते हैं, खाना ठीक नहीं है। यहाँ तो 7,000 आदमी ने जान दी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और सियाचिन में यहाँ तो अब भी लोग रजाकाराना जाते हैं। वो जब उन्होंने वहां से कार्रवाई करने की कोशिश की, सो कॉल्ड वो सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद जहाज उनके वहां से आए, तो यहाँ से उतने उसकी तफसीलात कभी नहीं आई। तो 2 जहाज उनके गिरा दिए थे ना,
और 6 जगह स्ट्रेटेजिक जगह पे बमबारी की थी, उनके करीब, अहम मकामात के करीब, और सांप सूंघ गया था। और चीन का नाम नहीं लेते मोदी साहब, जंग लड़ने के वो काबिल नहीं है। ये जो बाजवा साहब ने जो किरदार अदा किया है, ये याद रखा जाएगा तारीख में, ये बूटा उनका लगाया हुआ। हिंदुस्तान में हर रियासत में नहीं, कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इस पर तवज्जो दी कि ये इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन तमाम शोबों के ऊपर मेहनत की जाए। वहाँ पर उनके भी हालात कुछ इसी तरह के थे। हिंदुस्तान बड़ा वसी मुल्क, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात थे। कुछ रियासतें पसमानदा थीं, तो पसमानदा रियासतों ने कोशिश की कि जल्द से जल्द दूसरी रियासतों के बराबर आ जाएं। उन्होंने इसका सहारा लिया। जब तालीम मिली लोगों को इस शोबे की और दुनिया में इसकी जो ज़रूरत है वो महसूस हुई, तो उन्होंने जल्दी 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 मैन पावर प्रोड्यूस किया जो इस शोबे में चला गया, और फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। आज उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि मैं फिगर जानबूझ के कोट नहीं कर रहा। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। What has happened with India? इंडिया, अभी भी आप अमेरिका में चले जाएं, आपको इंडिया के मैक्सिमम आपको प्रोफेसर हर डिपार्टमेंट में आपको वही मिलेंगे। आपको कंपनियों के, गूगल का हेड इंडियन है, उसके दूसरे, तो यानी आपको हर जगह पे इंडियंस मिलेंगे। वो क्या था, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले हर एक इंडियन जा रहे थे और वो उनको बोलते थे। टाटा ग्रुप वाले हैं, जो है उन्होंने क्या किया है कि स्कॉलरशिप्स देते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप देने की एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई कंडीशन ये है कि तुम 10 इंडियंस को एम्प्लॉय करोगे। तो ये भी एक तरीका होता है। इस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसको डेवलपमेंट इसलिए कहूँगा कि इट अफेक्ट्स द मूवमेंट, और कहा जाता है कि इस वक्त जितना ग्लोबली कनेक्टेड इस वक्त इंटरनेशनल सोसाइटी है, आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है, इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। 33 ममालिक हैं, जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रिप्रोचमा चाइना ने उनका करवाया, लेकिन दे कैन गो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और कतर और कुवैत, ये सारे जो जीसीसी में आते हैं, इनकी बड़ी सख्त लड़ाई थी इंडिया के साथ, ईरान के साथ, एंड बट दे ऑल कैन ट्रैवल टू ईरान विदाउट अ वीज़ा। सारे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के तमाम जो सेशल्स, तंजानिया, मॉरिशस, तुनिसिया, अरबिक जो ममालिक हैं, देन जापान, चलो वो तो डेवलप कंट्री है, सिंगापुर भी ठीक है, इवन साउथ अमेरिका से उन्होंने ब्राज़ील, पेरू, क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, बोस्निया, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से बेलारूस, क्रोएशिया, सर्बिया, हर्ज़ेगोविना, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ये सारे मुल्क जा सकते हैं। ठीक है जी। और ईरान ने पहले ये जो सर्विस थी बड़े कम ममालिक को दी हुई थी, अज़रबैजान, ओमान, चाइना, लेबनान एंड ऑल दैट, सीरिया के जो है। ठीक है जी। अब आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ईरान जाते हैं, ज़्यादातर किस लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए। और अब होता क्या है, ईरान का वीज़ा मिल जाता है। ईरान का वीज़ा ये नहीं है कि मिलता नहीं है। अब तो ईरानियों ने जो है वो वीज़ा स्टैम्प करना भी बंद कर दिया था। तो उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी या और ममालिक के लोग हैं, जब उनके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा लगता तो वेस्टर्न ममालिक वीज़े नहीं देते थे, अमेरिका वीज़े नहीं देता था, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लेकिन